हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है? बेसिकली जिसको हम CSS बोलते हैं। कास्केड या कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका जिसको हम पर्दा कह सकते हैं। आपके HTML पेज जो अभी तक हम बनाते आए हैं उसके अंदर हम सिंपल टैग्स यूज़ कर रहे थे और उन टैग्स के थ्रू हम नॉर्मल डेकोरेशन प्रोवाइड कर पा रहे थे, लाइक टेक्स्ट को कलर देना या उसको थोड़ा डिज़ाइन देना, फॉन्ट्स प्रोवाइड करना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उसको और थोड़ा डेकोरेट करना और थोड़े डिज़ाइनिंग के तरीके उसके अंदर ऐड अप करने हैं, तो वो ऐड करने के लिए हमें एक स्पेशल कोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट एक डिज़ाइन या एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करने वाली प्रोग्रामिंग शीट या कोडिंग जिसको हम HTML के ऊपर एक पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कास्केड कर रहे हैं, ताकि वो उसके ऊपर ओवरलैप कर सके और हमारे को हमारी नॉर्मल HTML वेब पेज को थोड़ा डेकोरेटेड फॉर्म में लेके आ सके। तो जब हम CSS को अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर CSS अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं वो पर्दा जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं डिज़ाइन का, वो हम अलग अलग तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इन तरीकों की अगर हम बात करें तो ये हम अप्लाई करते हैं तीन अलग अलग तरीके से। एक जिसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम कह सकते हैं कि ये वो टाइप है जो हमारी CSS कोडिंग को डिफाइन करेगा हेड टैग्स के अंदर। मतलब जब हम HTML के पेजेस बिल्डअप करते हैं तो हमारे पास बॉडी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, या हम कह सकते हैं HTML जो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है दो पोर्शन में डिवाइड होता है, हेड एंड बॉडी। तो जो हेड टैग्स हैं उन हेड टैग्स के अंदर हम यूज़ करेंगे स्टाइल नाम के टैग, और उन स्टाइल नाम के टैग्स के अंदर ही हम CSS की कोडिंग अप्लाई करेंगे। तो जब कभी मैं अपने वेब पेज के अंदर ऐसी कोडिंग दे रहा हूँ जो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग्स के बीच में आ रही है, मतलब हेड टैग पेरेंट टैग हो जाएगा और स्टाइल टैग उसका चाइल्ड टैग हो जाएगा, तो उस चाइल्ड टैग में जब भी हमारे पास कोडिंग आती है CSS की तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज इंटरनल CSS। दूसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS नाम से पता लग रहा है कि ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी, कास्केडिंग स्टाइल शीट एक्सटर्नली हमारे पास आ रही होगी। और जब भी हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करते हैं तो हमारी जो CSS कोडिंग है एक सेपरेट फाइल में होगी, जिसकी हम एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन से हम जिसको सेव करेंगे। एक्सटेंशन होगी .css। जैसे HTML के पेज जब हम सेव कर रहे थे तो हम सेव कर रहे थे .html या HTML से, तो जब एक्सटर्नल CSS में सेव करूंगा तो मैं उसको सेव करूंगा .css एक्सटेंशन से, और ऐसी एक्सटर्नल फाइल के अंदर सिर्फ CSS कोडिंग होगी, कोई HTML टैग यूज़ नहीं होगा। और इस कोडिंग फाइल को हम अपने HTML पेज के साथ जोड़ेंगे। जब हम HTML पेज के साथ इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, अगेन हेड टैग जो हम इंटरनल CSS के लिए भी यूज़ कर रहे थे, उसी हेड टैग के अंदर हम एक और टैग का इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है लिंक टैग। अब ये लिंक नाम का जो टैग है ये कंटेनर टैग नहीं है, स्टैंड अलोन टैग है, तो इसलिए सिर्फ लिंक टैग हमारे पास यूज़ होगा। और जो एक्सटर्नल फाइल जो हमने बनाई है CSS की उसका पाथ हम इस पर्टिकुलर टैग के अंदर पास कर देंगे। तीसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। ये भी CSS अप्लाई करने का काम करता है लेकिन इनलाइन फॉर्म के अंदर। इनलाइन को हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हम HTML के टैग्स यूज़ कर रहे हैं और उन टैग्स के अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर के अंदर ही कोई स्पेशल टाइप की CSS कोडिंग अप्लाई करनी है ताकि CSS से थोड़ा वो डेकोरेट हो सके, तो वो डेकोरेशन हम इनलाइन की हेल्प से कैसे करेंगे, हम टैग के अंदर ही कोड कर देंगे। अब CSS कोड जब टैग के अंदर होगा तो ये कहाँ पे होगा, टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्टाइल, और स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हम उस CSS कोडिंग को पास कर देंगे। तो क्लियर है कि हम जब भी CSS अप्लाई करेंगे अपने HTML वेब पेज के अंदर तो इसको तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनल CSS, जो हमारे वेब पेज के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, हेड टैग्स के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके उसके अंदर CSS कोडिंग करेंगे। दूसरा तरीका है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जिसके अंदर हम एक सेपरेट फाइल बना रहे हैं CSS की,
उसको सेव भी डॉट सी एस एस एक्सटेंशन से कर रहे हैं, और उस कोडिंग वाली फाइल को हम कनेक्ट कर देंगे अपने HTML पेज के साथ यूजिंग लिंक टैग। अब ये लिंक टैग भी कहाँ आएगा, हेड टैग के अंदर। और दूसरा तरीका है हमारे पास इनलाइन CSS का, जिसके अंदर जिस किसी टैग को मुझे CSS देना है उस टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा स्टाइल नाम का, और उस स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैं CSS प्रॉपर्टीज पास करूंगा उसकी एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, CSS कोडिंग का सिंटेक्स। जब भी हम CSS कोडिंग करेंगे तो CSS कोडिंग कैसी होगी, हमेशा जब कभी भी हमारे पास CSS कोडिंग आएगी तो उसमें एक सेलेक्टर होगा। सेलेक्टर कैन बी एनीथिंग, जो हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ने वाले हैं। एक सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर के कर्ली ब्रैकेट से स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होगी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे कि कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो रहा है, और इनके बीच में हम जो भी CSS प्रॉपर्टी पास करते हैं। अब ये CSS प्रॉपर्टी क्या होगी, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं CS की, तो CSS की उन प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि उनको कैसे यूज करना है, या उनके नाम क्या है, या उनके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं CSS प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, और उनके अंदर जो वैल्यूज हमें असाइन करनी है वो वैल्यूज हम कॉलन साइन के बाद डिनोट करेंगे। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो कॉलन साइन के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी जितनी प्रॉपर्टीज मुझे एक पर्टिकुलर सेलेक्टर को प्रोवाइड करनी है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये सेलेक्ट करने का काम करेगा। आपके HTML में जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करने का काम सेलेक्टर करता है। तो सेलेक्टर आइडेंटिफाई करेगा कि किस पर्टिकुलर टैग के अंदर या किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर CSS अप्लाई करनी है। तो इसलिए सेलेक्टर्स को हम और फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। जब सेलेक्टर की डिवीजन की हम बात करते हैं तो सेलेक्टर्स हमारे पास बेसिकली फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं 4 टाइप्स के अंदर। अब इन 4 टाइप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर नाम से पता लग रहा है कि ये टैग्स को ही पिक करेगा, वो टैग्स जो HTML में यूज हो रहे हैं। बहुत सारे टैग्स यूज करते हैं हम HTML के अंदर, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि बॉडी होता है, उसके अंदर फॉन्ट टैग्स होते हैं, उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक, उसके अंदर बुलेट एंड नंबरिंग अगर हमें असाइन करनी है तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम के टैग्स होते हैं, या टेबल इंसर्ट करनी तो टेबल टैग होते हैं। तो ऐसे जितने भी टैग नेम्स हैं उन टैग नेम को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड टैग सेलेक्टर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जिनको हम बोलते हैं ID सेलेक्टर। ID वो पर्टिकुलर नेम होता है जो हम किसी भी टैग के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम टैग को एक ID नाम की प्रॉपर्टी देंगे और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर हम एक सर्टेन नाम पास करेंगे जिसको हम यूजर डिफाइंड नेम कह सकते हैं, और उस नेम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। तीसरा टाइप आता है हमारे पास क्लास सेलेक्टर, जो सेम ID की तरह, जैसे ID एक एट्रीब्यूट है हर टैग के अंदर, ऐसे ही क्लास एक एट्रीब्यूट है जो मैं हर टैग में पास कर सकता हूँ। उसको भी मैं अपनी चॉइस का कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो हम वो क्लास को नेम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और उसी को एज अ सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। या फिर एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो यूनिवर्सली जो भी टैग्स हमारे पास मिसिंग हो गए या जो भी प्रॉपर्टीज हम प्रोवाइड नहीं कर पाए वो सब हम यूनिवर्सल फॉर्मेट में डाल सकते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं टैग सेलेक्टर की। तो टैग सेलेक्टर जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्टर जो होगा वो होगा टैग नेम, उसके एंगल ब्रैकेट्स यूज नहीं होंगे, सिर्फ टैग नेम यूज होगा हमारे पास CSS के अंदर। तो जब मैं CSS कोड कर रहा हूँ तो लेट से मुझे पैराग्राफ के अंदर चेंजेस करने हैं, या लेट से मुझे टेबल के अंदर चेंजेस करने हैं, तो मैं सिर्फ लिखूंगा टेबल, क्योंकि उसके टैग का नाम है टेबल, और उस टेबल को एज अ सेलेक्टर यूज करूंगा। अब एक बार अगर हम प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टैग नेम के अंदर, तो जितने भी टैग्स हमारे वेब पेज के अंदर आ रहे हैं वो सारे उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से इफेक्ट करेंगे। तो लेट से मैंने CSS के अंदर टेबल में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी या टेबल में CSS कोड किया, तो मेरे वेब पेज के अंदर जितनी भी जगह पे टेबल आ रही होंगी उन सब पे सेम टाइप का फॉर्मेट जो मैं एक टेबल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वजह से हमारे पास कोडिंग करना या डेकोरेट करना आसान हो जाएगा।
मुझे हर बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मेरे HTML पेज के अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं और मुझे सबको चेंज करना है। मैं सिर्फ एक बार टैग नेम डालूंगा P, और P के साथ मैं कोडिंग करूंगा, और जो मैं कोड उसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ CSS का, वो सारे पैराग्राफ जितने भी HTML में हमारे पास पैराग्राफ आ रहे हैं उन सबको मॉडिफाई कर देगा। तो इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। P टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी का नेम डालेंगे और उसमें जो भी वैल्यू पास करनी है वो करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जब भी हम टैग सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर आईडी से आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैंने बताया था कि आईडी नेम हमारे पास क्या होता है, आईडी नेम वो नेम होगा जो हम किसी भी टैग को आईडी नाम के एट्रीब्यूट का यूज करके नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेम यूजर डिफाइंड होता है तो हम कोई भी नेम उसको दे सकते हैं, लेकिन जब कभी मैं आईडी सेलेक्टर की वैल्यू को कॉल करना चाहता हूँ, तो जैसे हम HTML टैग का यूज कर रहे हैं तो हम टैग नेम को कॉल कर लेते हैं, लेकिन आईडी के अंदर ऐसा नहीं होगा। आईडी के अंदर जब हम उसको कॉल करेंगे तो उससे पहले हैश यूज हो जाएगा। तो जब भी मैं उसको कॉल करूंगा तो सेम वही चेंज प्रोवाइड करेगा। ये भी सेम उसी तरीके से हमारे पास काम कर रहा है जैसे टैग कर रहा था कि एक बार जैसे ही हम किसी एक आईडी को वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे तो जितनी भी सेम नेम की आईडीज होंगी, जिनका नेम सेम होगा, उन सारी आईडीज पे वही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हैश आईडी नेम सेलेक्टर की जगह पे यूज होगा, कर्ली ब्रैकेट में CSS प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू पास करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तीसरा तरीका आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर हमारे पास होता है जिसमें हम जो भी HTML टैग यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे क्लास, और उसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करेंगे। अब उस नेम को जब भी हम कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, डॉट यूज करेंगे उससे पहले। जैसे आईडी को कॉल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं हैश, ऐसे ही क्लास को कॉल करने के लिए हम यूज करेंगे डॉट। डॉट और उसके बाद जो भी हमने क्लास को नेम दिया है अपनी चॉइस का यूजर डिफाइंड नेम, वो हम कॉल करेंगे। अब जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो अगेन ये भी सेम तरीके का काम करेगा। जितनी भी क्लासेस हमारे HTML पेज के अंदर होंगी जिनका नाम सेम होगा, उन सब पे सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो एक तरीके से हम काम को आसान कर रहे हैं, डेकोरेशन को ईजी कर रहे हैं और फास्ट कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डॉट के साथ क्लास नेम आएगा सेलेक्टर की जगह पे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर CSS प्रॉपर्टी और उसके अंदर प्रोवाइड होने वाली वैल्यू आएगी, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। चौथा टाइप, जो आखिरी टाइप आता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हम इग्नोर कर चुके होते हैं या जितनी प्रॉपर्टीज हमने यूज नहीं की होती हैं, लाइक मैंने टैग सेलेक्टर पिक किया है, मैंने आईडी सेलेक्टर पिक किया और मैंने क्लास सेलेक्टर पिक किया है, और इन सब पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करी हैं, CSS प्रॉपर्टीज मैंने प्रोवाइड करी हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज रह गई हैं, मिसिंग है, जो इग्नोर हो चुकी हैं या सपोज मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं करी। उन सब को मैं अगर कवर करना चाहता हूँ डेकोरेशन के अंदर तो हम यूज करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ यूनिवर्सल सेलेक्टर डिनोट किया जाता है एस्टरिस्क साइन के साथ। एस्टरिस्क मींस स्टार। इस स्टार के साइन को हम सेलेक्टर की तरह यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, CSS प्रॉपर्टी पास करेंगे, उसको वैल्यू देंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये एक तरीका है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं ताकि थोड़ा समझ सके कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने आप लोगों की रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक HTML पेज बना रखा है। इस HTML पेज के अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ्स रखे हुए हैं। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, सेम टाइप का मैंने एक और पैराग्राफ बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को एक ID दिया है। ID का नाम है 1। अब ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सेम ऐसी मैंने दूसरे पैराग्राफ को क्लास प्रोवाइड करी है और क्लास का नाम रखा है 2। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एक और पैराग्राफ बनाया, उसका नाम ID के थ्रू दिया है, दैट मीन्स 1। और एक और पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर क्लास का नेम दिया, दैट इज 2। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ नाम के टैग यूज हो रहे हैं पूरे वेब पेज के अंदर। अगर मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ तो ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, कि जिसके अंदर एक हेडिंग आ रही है CSS स्टाइल
और कुछ पैराग्राफ्स आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो अब ये जितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं सब अभी नॉर्मल दिख रहे हैं क्योंकि मैंने कोई CSS स्टाइलिंग इसके ऊपर प्रोवाइड नहीं करी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी टैग्स आ रहे हैं इनमें से कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो सिर्फ नॉर्मल टैग की तरह ही इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नॉर्मल टैग में इंप्लीमेंट हो रहे हैं P नाम के टैग के अंदर, उसके अलावा कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो लाइक फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो सिर्फ P टैग से डिनोट है, ना उसमें कोई आईडी है ना उसमें कोई क्लास है। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे CSS प्रोवाइड कर रहे हैं और CSS का पहला टाइप हम यूज कर रहे हैं दैट इज इंटरनल CSS। इंटरनल CSS आती है हेड टैग के अंदर, हमारे पास स्टाइल नाम का एक टैग यूज होगा और इसके अंदर हम CSS कोडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं पहला फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनल CSS। मैं इसको यहाँ पे कमेंट में मेंशन भी कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंटरनल CSS। क्लियर? तो इस इंटरनल CSS के अंदर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ कि जितने भी पैराग्राफ हैं सब पैराग्राफ के अंदर मैं सिर्फ एक सिंपल कोडिंग दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे पर्पल। क्लियर? तो मैंने एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया सिर्फ P टैग वाले कोड्स को। तो अब जितने भी पैराग्राफ्स थे हमारे पास CSS के अंदर वो सब हमारे पास पर्पल कलर में चेंज हो चुके हैं। आप यहाँ देख रहे होगे पर्पल कलर के अंदर आ रहा है, प्लस साथ में मैंने इसको कलर टैग का यूज किया, ये टेक्स्ट कलर के लिए यूज होता है, मैंने इसको कर दिया है वाइट ताकि जितना भी टेक्स्ट आ रहा है वो वाइट में आए, पर्पल बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर वाइट। अब ये P टैग के अंदर थे इसलिए सब पे इसी टाइप से अप्लाई हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर में कुछ इस तरीके से काम कर रहा था। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आईडी सेलेक्टर। आईडी आ रहा है हमारे पास, एक ही टाइप का आईडी है, 2 पैराग्राफ में ऐसा अप्लाई हो रखा है। एक इस पैराग्राफ के अंदर इसका आईडी है 1 और एक ऑल्टरनेटली एक और पैराग्राफ है इसका आईडी भी 1 है। तो दैट मीन्स 2 पैराग्राफ मेरे पास ऐसे हैं जिनका आईडी है 1 और मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूँ आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने यूज किया हैश और आईडी नेम और इस आईडी के अंदर मैं एक पर्टिकुलर चेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए इसका सपोज ऑरेंज के अंदर। क्लियर? तो मैंने ये चेंज किया और रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने पैराग्राफ टैग अप्लाई किया था तो सारे पैराग्राफ में चेंज हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने आईडी सेलेक्टर को पिक किया तो उसने सिर्फ उन्हीं आईडीज को पिक करा जिनको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया आईडी 1। तो जो 1 नाम से बिलोंग कर रहे हैं, 1 नाम के आईडी से बिलोंग कर रहे हैं, उन सब का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इनटू ऑरेंज। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक और टाइप जिसको हम बोल रहे हैं क्लास सेलेक्टर। तो दैट मीन्स क्लास से पिक करेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ को क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं, एक 3rd पैराग्राफ और एक 5th पैराग्राफ, और दोनों में क्लास का नाम है 2। तो मैं सेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लास सेलेक्टर के अंदर और क्लास कॉल होगी डॉट क्लास नेम। तो डॉट के साथ मैंने क्लास नेम को कॉल किया और यहाँ क्लास नेम के अंदर मैं अगेन बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ भी दे देते हैं, फुशिया कलर। ओके, तो अब यहाँ पे 2 कलर्स, 2 पर्टिकुलर टैग उसने पिक करे, उनका कलर चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो मैं जो भी कलर नेम यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा वो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग पैराग्राफ चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ पोर्शन हमारे पास इंटैक्ट है, जैसे कि हेडिंग्स मेरे पास इंटैक्ट हैं, या सपोज मैंने किसी पोर्शन में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस दे रखे हैं या नहीं दे रखे, तो मैं उनको कवर करना चाहता हूँ यूनिवर्सल में। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर का, और यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ एस्टरिस्क कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर भी मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर रहा हूँ ग्रे और टेक्स्ट कलर मैं कर रहा हूँ वाइट। तो ऐसे जितने पैराग्राफ्स जिनके अंदर मैंने टैग्स को यूज़ नहीं करा या जितने टैग्स मैंने यूज़ नहीं करे, लाइक बॉडी टैग,
मैंने यूज़ नहीं करा था CSS में, तो उसने बॉडी को ग्रे कर दिया, उसने हेडिंग को ग्रे कर दिया। अगर उसके अंदर मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उसको उसने वाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब लेट्स से इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर कर रहा हूँ ब्लैक। तो जिनको पर्पल दिया था उनको, या जिनके अंदर मैंने हैश यूज़ किया था या क्लास यूज़ करी थी, आईडीज क्लासेस, इन सब को वो ब्लैक टेक्स्ट में ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बाकी जितने टैग्स थे उन सब के अंदर हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है वाइट कलर। तो ये चेंजेस हमने प्रोवाइड करे इंटरनल CSS के अंदर। इंटरनल CSS मींस ये वहाँ पे आएगी जहाँ हमारा HTML पेज है, उसी के अंदर हमारे पास स्टाइल नाम का टैग यूज़ होगा और उसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। अब दूसरा टाइप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। ऐसी CSS जो हम एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर। दैट मीन्स ये CSS की जितनी कोडिंग है, ये कोडिंग HTML पेज में ना यूज़ होकर ये किसी दूसरे वेब पेज में आ रही होगी, दूसरे पेज के अंदर आ रही होगी। तो लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नए पेज में इसको इंसर्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ style.css। एक्सटेंशन याद रखनी होगी हमें कि जब भी हम ऐसी फाइल को सेव करेंगे तो उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे .css। फाइल नेम कैन बी एनीथिंग। तो मैंने ये नेम प्रोवाइड किया और सेव कर लिया। तो ये मेरे पास सेम लोकेशन जहाँ पे मेरा इंडेक्स पेज है, उसी लोकेशन पे मेरे पास स्टाइल शीट भी आ रही है, CSS आ रही है। अब मैं इंटरनल CSS को यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इंटरनल CSS हटा देता हूँ यहाँ से। इसकी जगह पे मैं एक्सटर्नल CSS इस वेब पेज के साथ जोड़ना चाहता हूँ। अगर मैं वेब पेज के साथ CSS नहीं जोड़ता तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट, क्योंकि CSS नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने लिंक टैग का यूज़ किया और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है href, हाइपर लिंक रेफरेंस। ये href आपने एंकर टैग के साथ भी यूज़ किया था, सेम वैसा ही रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर रहा है और सेम लोकेशन है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ style.css। अब जैसे मैंने बिल्डअप किया, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नली CSS फाइल को मेरे इस करंट HTML पेज के साथ जोड़ रहा है ताकि वेब पेज के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सके। सी, अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट को चेंज कर पा रहा हूँ, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर पा रहा हूँ। प्लस अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चेंज करना चाहता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पर्टिकुलर टैग के अंदर चेंज हो। जैसे हमने इंटरनल करी थी तो इंटरनली हमने HTML डाला था, और एक्सटर्नल मैंने यहाँ पे यूज़ करी है तो एक्सटर्नल CSS हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है। सिर्फ एक फाइल का लिंक हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है लिंक टैग्स के साथ। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक और CSS जिसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कहाँ आती है, टैग के अंदर। तो सपोज मैं यहाँ H1 को पिक कर रहा हूँ, H1 के अंदर ही मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ स्टाइल नाम का, और इस स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैं फॉन्ट को बदल रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रहा हूँ कॉमिक सेंस MS। तो सिर्फ CSS कोडिंग हमारे पास यहाँ पे थी, हमें सेलेक्टर पिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेलेक्टर हमारे पास वहीं पे यूज़ होगा जहाँ हम टैग को आइडेंटिफाई करवा के उसमें चेंज करवा रहे हैं। यहाँ हम डायरेक्टली टैग के अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए मैं टैग सेलेक्टर यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ कोडिंग पास करूँगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करी कि प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट फैमिली और वैल्यू है कॉमिक सेंस MS। तो मैंने ये अप्लाई किया। अभी आप प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जो अगले वीडियोज़ हैं मेरे, उसके अंदर ये डिटेल में मेंशन है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसी वैल्यूज़ रिसीव करती है और क्या चेंजेस प्रोवाइड करती है। ओके, तो अभी हमारा सिर्फ फोकस किस पे है, इन दो चीज़ों को समझने में कि एप्लीकेशंस 3 जगह पे होती हैं अप्लाई, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो हम वो तीनों तरीके यहाँ पे परफॉर्म करके देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, सेलेक्टर्स हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, तो टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये सब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई करा इनलाइन CSS को। तो इनलाइन CSS मैंने अप्लाई करी कि सिर्फ फॉन्ट चेंज हुआ है हेडिंग का। तो जैसे ही मैं हेडिंग इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हेडिंग का फॉन्ट बदल जाएगा, यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया है। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप जिसके थ्रू हम CSS को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, अपने वेब पेज को डेकोरेटिव बना सकते हैं। और मोस्टली सारी वेबसाइट्स, जितनी भी आप वेबसाइट इस टाइम देखेंगे, उन सब
कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे CSS को यूज़ करते ही हैं, तभी अपने HTML वेब पेज को ब्यूटीफाई कर पाते हैं CSS कोडिंग की हेल्प से। तो CSS इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे पास, और जो आज हम लोगों ने पढ़ा ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। लाइक सेलेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं या किस किस तरीके से आप CSS अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर सिचुएशन में हर स्टेज पे जहाँ भी आप CSS यूज़ करोगे वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।